फिजियोथेरेपी किस तरह से हेल्पफुल है, ना सिर्फ डेली एडीएल्स के लिए, वेदर आप आईसीयू में जो पेशेंट कंप्लीट बेड रिडन है या बहुत टाइम तक के जो बिस्तर पे हैं उनको मोबाइल करने के लिए फिजियोथेरेपी कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चीज़ कि आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ट्रीटमेंट विदाउट यूज ऑफ मेडिसिन, ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग मेडिसिन के बिना पेशेंट को ट्रीट करते हैं। वेदर हम इलेक्ट्रो मोडालिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मशीन का यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्ट्रेचिंग के लिए बहुत सारे थेराबैंड है, जिम बॉल है, एक्सरसाइज बॉल है, उसका यूज़ कर सकते हैं। बट आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फिजियोथेरेपी आईसीयू में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। वैसे मरीज के लिए जो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए बेड पे लेटे हुए हैं उनको मोबाइल करना, उनको मूवमेंट पे लाना और वापस अपनी दिनचर्या पे लाने का काम फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट की पोजीशनिंग किस तरह से है। जब आप आईसीयू में जाते हैं और आप मरीज को देखते हैं तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो है कि पेशेंट का पोजीशनिंग, मरीज किस तरीके से लेटा हुआ है, ठीक है, उसकी पोजीशनिंग किस तरह से है, उसके मरीज में हाथ पैर में कोई सूजन तो नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता है जब आईसीयू में है तो आपको पता है कि उनको ऑक्सीजन थेरेपी चल रही होगी, वेंटी में हो सकता है मरीज, या फिर उसकी आईवी लाइंस लगे होंगे यहाँ, तो उसके कारण क्या है, उसके हाथ पैरों में सूजन हो सकती है। या फिर अगर पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए है तो उसको बेड सोर्स हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को फिर कंप्लीट असेसमेंट का काम फिजियोथेरेपिस्ट का आप लोगों का है, नर्सेस का है कि नर्सिंग में है कि आपको पूरा कंप्लीट केयर पेशेंट का करना होता है। वेदर ना सिर्फ आप उसके मूवमेंट के ऊपर नॉर्मल लाने तक, उसकी स्किन का केयर है ना, उसके जॉइंट्स का केयर, उसके मसल्स का केयर, आई का केयर, सब कुछ कंप्लीट केयर जो आप लोगों को करना है उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि चेस्ट का केयर कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं वो वेंटिलेटर पे होते हैं। बहुत बार वेंटिलेशन के बाद आउट ऑफ वेंटिलेशन में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करानी है, जैसे कि उनकी फेफड़े बहुत कमज़ोर हो रखे हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, सांस लेने के तरीके हैं जिसको आप करा के पेशेंट को वापस नॉर्मल के लिए ला सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको अपनी क्लास में डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ वो होगा कि चेस्ट फिजियोथेरेपी। आज तो मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होता है। कल से नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी कि हमें चेस्ट फीडिंग किस तरीके से मरीज को देना है, क्या क्या डूज और डोंट्स हैं, क्या क्या फॉलोअप करने हैं और क्या नहीं करने हैं, जो कि हम पेशेंट को देखते टाइम पे पढ़ते हैं। अगर पेशेंट आईसीयू में है और वो बूढ़ा है, मीन्स जीरियाट्रिक पेशेंट है, जो ओल्ड एज पीपल है, तो उनका आईसीयू केयर हम किस तरीके से करते हैं। यंग एडल्ट है या कोई ट्रॉमा है या कोई एक्सीडेंट है तो उनका हम लोग केयर किस तरीके से करते हैं। फीमेल पेशेंट है आफ्टर डिलीवरी
के साथ उसको हेल्प के साथ देंगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये लेटे हुए हैं तो हम इनको ऐसे सिंपल नहीं छोड़ सकते। जैसे कि आपको पता है कि उनको चक्कर आ सकता है या फिर वो गिर सकते हैं, तो पहले सपोर्टेड सिटिंग कराना है, देन हमें सपोर्टेड स्टैंडिंग कराना है कि कैसे खड़ा करना है। स्टैंडिंग के बाद क्या है कि सपोर्टेड वॉकिंग किस तरह से होना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में हमें 1-2 स्टेप कराना होता है, देन हम धीरे धीरे स्टेप को इंक्रीज करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, है ना, जैसा उसका इम्प्रूवमेंट है उस हिसाब से। तो ये सारा कुछ कंप्लीट आप लोग के ऊपर है, नर्सिंग्स के ऊपर है कि आप पेशेंट का केयर, उसका मोबिलिटी, उसका असेसमेंट किस तरीके से करते हैं। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई डाउट है? तो ये असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा मैंने बताया जॉइंट असेसमेंट, मसल्स असेसमेंट, स्किन असेसमेंट और मोबिलिटी असेसमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है फिर हम लोग को चेक करना है कि पेशेंट को कोई कफ तो नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या फिर जो ड्यूटी डॉक्टर है आप उसके साथ डिस्कस करिए, है ना, या फिर नर्सिंग इंचार्ज हो गया आपके, उनके साथ आप डिस्कस करो कि पेशेंट को कफ कितना आ रहा है ना। उसका चेस्ट एक्सरेज के थ्रू आप देख सकते हो कि कंडीशन राइट है, लेफ्ट है, और आप असेस करके आप उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? देन थर्ड स्टेप इज कि हमें मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका जो डिस्प्ले यूनिट है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप आईसीयू में जाते हैं तो क्या होता है, पेशेंट के जो पेशेंट बेडरिडन है उसके साथ मॉनिटर लगा होता है, उससे आपको बीपी डिस्प्ले होता है, पल्स होता है, हार्ट रेट होता है। तो जब भी हम लोग चेस्ट बीपी देते हैं तो हमें उसके साथ उसका असेसमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप चेस्ट बीपी दे रहे हो, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है और आप उसको दिए जा रहे हो तो कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हमें थॉरोली मॉनिटरिंग प्लस एग्जामिनेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि एग्जामिन करना मीन्स थोड़े थोड़े टाइम पे पेशेंट ठीक है नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, पेन तो नहीं है, ट्रीटमेंट होल्ड कर। अब नेक्स्ट वन इज कि मैंने बताया आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम लोग क्या किए, मॉनिटरिंग भी करने लगे, देख लिया सब कुछ ओके है। अब हमें पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस में लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है नर्सिंग और केयर में आती है वो है पेशेंट का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर। आप देखते होंगे कोई डॉक्टर जब जाता है आईसीयू में या फिर पेशेंट के पास जाते हैं तो आधा कहते हैं ना कि आधा दर्द तो डॉक्टर को देख के ही ठीक हो गया। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो पेशेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही डॉक्टर पेशेंट रिलेशन में नर्सिंग के साथ पेशेंट का इंपॉर्टेंट बॉन्ड है ना। अगर कोई फीमेल है, ठीक है, अगर आप उनके साथ या फिर कोई मेल है, वैसे तो अगर आप उनको एक कंफर्ट जो देते हैं, उनको ऐसा मतलब हाथ से ही बोलना है, प्यार से बोलना है, कॉन्फिडेंस में लेना है, तो वो आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, राइट। जब आपके साथ कोऑपरेटिव ज़्यादा होंगे तो हमें उसका इम्प्रूवमेंट भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा इन कंपेरिजन टू आप हार्ट। अगर बहुत आप डांट के बात करेंगे मरीज को या फिर आपका छोटा बच्चा है, कोई आप आईसीयू में जा रहे हो, आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप उसके साथ अकॉर्डिंग टू एज आप मतलब उसको कोऑपरेट करते हैं तो आपको लेवल ऑफ असेसमेंट ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि पेशेंट डॉक्टर रिलेशन या फिर पेशेंट नर्स का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप पेशेंट में इम्प्रूवमेंट अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ कि पेशेंट को आप असेस करिए, फर्स्ट में मैंने बताया। सेकंड में क्या किया हमने, केयर करना, मॉनिटरिंग किस तरह से करना है, पेशेंट का पोजीशन सही है नहीं है। देन आपके साथ पेशेंट का रिलेशन भी अब अच्छा हो गया है, मैं सबको आपको कोऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेस्ट बीपी दे रहे हो तो अगर उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है या कुछ उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत उससे पूछना है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, आपको कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये मुझे पेन, तो जस्ट उसी समय आपका टेक्निक कुछ भी कह रहा हो आप उसको फॉलो अप नहीं करना, उसी समय स्टॉप करना है और पेशेंट को ले उसको पोजीशन को सही करना है, उसको कॉन्फिडेंस में लेके दैट कोई टेक्निक स्टार्ट करना है। आप लोग समझ पा रहे हो? क्लियर हो? सभी लोग क्लियर हैं? तो दैट हमें टेक्निक को स्टार्ट करना है। हमेशा जब भी आप चेस्ट बीपी दे रहे हो तो कौन कौन से डूज और डोंट्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी। कौन कौन से तरीके हैं जिसको आपको कराने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ आया होगा कि हमें किस तरीके से केयर करना है, किस तरीके से पेशेंट डॉक्टर बॉन्ड बनाना है, किस तरीके से उसका रिहैबिलिटेट
मेडिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर आपको इस फिजियोथेरेपी टेक्निक से रिलेटेड